हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही निरंतर कर रहे होंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने अगर ठान लिया अपने दिल में, अपने दिमाग में कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बेहतर करना है समाज में, ताकि हमारी भी उस तरीके से बातें हो सकें जिस तरीके से एक अच्छे व्यक्तित्व की होती हैं। अगर आपने ठान लिया कि हमें भी कुछ अच्छा करके दिखाना है ताकि हमारा नाम एक अच्छे ओहदे से लिया जाए, तो निश्चित ही आपको निरंतर मेहनत करनी होगी। आपको निश्चित आपका जो कर्तव्य है, आपको जो काम दिया गया है उसको आपको निरंतर करना है। कभी डिमोटिवेशन होगा, कभी काम करने का मन नहीं करेगा, कभी चीज़ें बहुत आपके साथ ऐसी होंगी कि विपरीत परिस्थितियां आपके साथ आती रहेंगी। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियों में आप उभर के आते हो, जब अलग अलग स्थितियों में आप अपने आप को हमेशा एक प्रेजेंस के रूप में निखार पाते हो, आप अपने आप को एक दृढ़ मजबूत के रूप में अपनी इच्छा शक्ति के सामने चीज़ों को हटा पाते हो, देन आपकी जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने की वो कई गुना बेहतर बढ़ जाती है। इसलिए अपनी दृढ़ता, अपना जो आपने कर्तव्य बनाया है, आपको जो कर्तव्य दिया गया है, आपने जो अपने छोटी सी आँखों में बड़े और महान सपने संजोए हैं, उनको आप निश्चित ही पूरा कर सकते हैं। बस केवल और केवल अगर बात याद रखने की है वो केवल है कंटिन्यूस की निरंतर मेहनत करने की। चलिए, इसी मेहनत में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय एवं वैद्युत फ्लक्स। इसमें हम लोग जो भी चर्चा करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में हो जाता है। पहला दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम तीसरे चैप्टर पे चलते हैं और चौथे चैप्टर पे चलते हैं। इस हिसाब से पहली यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे सामने जो टॉपिक्स लिखे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है बेटा क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलेंगे। सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम है घनकोण, जिसे सॉलिड एंगल बोलेंगे। तीसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और जो चौथा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यानी यूनिट, डायमेंशन एंड पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपके सामने रखेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत अलग अंदाज से, बहुत बेहतरीन अंदाज से। तो आप भी कॉपी किताबों लेके रेडी हो जाइए और पढ़ने बैठ जाइए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको निश्चित ही कुछ करना है तो आपके पास कॉपी किताब आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आप रफली उसका वर्क कर सकें, आप रफली उसको लिख सकें। चीज़ें आप प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए, कॉपी किताब आप ले लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब हम क्षेत्रफल सदिश की, एरिया वेक्टर की जब बात करते हैं, तो अभी तक हम पढ़ के आए हैं बेटा कि जो क्षेत्रफल होता है वो अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल सदिश, नाम क्या है टॉपिक का, नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा एरिया वेक्टर। क्या कहा जाता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल, और सदिश को हम लोग इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया एरिया वेक्टर। क्या नाम हो गया बच्चा? एरिया वेक्टर, जिसे हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। इतनी बात शायद क्लियर हो गई होगी आपको। टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल सदिश, तो निश्चित है एक क्षेत्रफल होगा और उसमें दिशा होगी, क्योंकि सदिश राशियां वही हो सकती हैं जिनमें परिमाण तो हो साथ में उसमें क्या हो, दिशा भी हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे सदिश की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसे एरिया की बात हो रही है जिसमें एरिया के परिमाण हो और परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा हो, तो हम उस क्षेत्रफल को कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। तो एक जनरल डेफिनेशन जब हम इसकी लिखते हैं, तो किसी भी समतल का ऐसा क्षेत्रफल, किसी समतल में ऐसा क्षेत्रफल, किसी समतल में ऐसा क्षेत्रफल, किसी समतल में ऐसा क्षेत्र जिसमें परिमाण के साथ, जिसमें परिमाण के साथ दिशा होती है, परिमाण के साथ दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कैसे कहानी इसकी आगे बढ़ती है। इसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, चलिए आपके बारे साथ डिस्कस करते हैं। अगर हम आपके मान के चलिए बेटा कि आपके पास एक कोई एरिया है, कोई समतल है, ठीक है। इसका एरिया मान के चलिए क्या है, कैपिटल ए है, ठीक है। इसमें आपने बाहर की ओर अगर कोई एक लाइन खींची, क्या खींची बच्चा, बाहर की ओर कोई आपने वेक्टर खींचा, बाहर की ओर आपने कोई वेक्टर खींचा, तो
तो जो वेक्टर की लंबाई होगी, यानी इस जो तीर की लंबाई होगी बेटा, ये जो तीर की लंबाई होगी वो बताएगी आपको वेक्टर के परिमाण को। क्या बताएगी बेटा? वेक्टर के परिमाण को। और जो बाहर की ओर खींचा गया तीर है, मतलब जो आपका बाड़ाग्र है, बाड़ाग्र मतलब तीर का साइन। बाड़ाग्र बताएगा बेटा दिशा को। किसको बताएगा? दिशा को, जिसको हम लोग जनरली एन कैप के द्वारा डिनोट करते हैं, एन कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। तो जो एरिया वेक्टर आता है बेटा, ए वेक्टर, एरिया वेक्टर को ए वेक्टर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है ए इंटू एन कैप। क्या होता है बच्चा? ए इंटू एन कैप। इसका मतलब क्या है जानने का प्रयास करते हैं। जो आपका जो एरिया वेक्टर आप खींचेंगे बाहर की ओर, हमेशा याद रखेंगे, और पूरे इस टॉपिक में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है क्षेत्रफल सदिश का। तो हम याद रखेंगे कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है आपका वेक्टर ए, तो जो वेक्टर ए होता है वो जो आपका समतल आपने लिया है, जो आपने पृष्ठ लिया है, उसके बाहर की ओर खींचा गया लंबवत, बाहर जैसे ये पृष्ठ है तो पृष्ठ में ये ऊपर की ओर लंबवत खींचा गया जो सदस्य होगा, जैसे आपका ये पृष्ठ है, पृष्ठ की ऊपर की ओर खींचा गया जो तीर होगा, वो जो तीर की लंबाई होगी वो बताएगी इस एरिया को, और जो दिशा होगी वो बताएगी इसकी बाहर की ओर दिशा बताएगी। ठीक है ना? तीर का जो बाड़ाग्र होगा वो किसको बताएगा? दिशा को बताएगा। जहाँ पे एन कैप क्या है? एन कैप जनरली एक ऐसा सदस्य होता है, यूनिट सदस्य जिसे हम लोग को बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इसे बोलते हैं, जहाँ एन कैप एकांक सदस्य है। क्या है बेटा? एकांक सदस्य, जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। एकांक सदस्य जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर होती है, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। तो जो एन कैप है वो केवल इसको बता रहा है कि हमारा जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा कहाँ है? बाहर की ओर है। तो इस क्षेत्रफल सदिश का हमारा बहुत ज़्यादा योगदान हो जाता है। आने वाले जो भी डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है एरिया वेक्टर। तो जो एरिया है वो एरिया वेक्टर का, एरिया को जो वेक्टर है वो किसको दिखाएगा? आपका जो लंबाई है तीर की वो बताएगी एरिया के परिमाण को। और एन कैप क्या बता रहा है? इसकी दिशा कहाँ है? पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर आपको हो गई होगी। इसको लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं घनकोण की। आपने दो कोण पढ़े होंगे, कक्षा 11 में 2 राशियां पढ़ाई जाती थी आपको। जो राशियां अदिश और सदिश से अलग होती थी, जो राशियां हम कह सकते हैं कि अदिश और सदिश के अलावा जो आपकी राशियां होती थी वो 2 राशियां और हुआ करती थी, जिनको हम लोग एक को कोण बोलते थे और एक को घनकोण कहा करते थे। जब हम बात करते थे बेटा कोण की, थोड़ा सा बात पहले कोण के बारे में कर लेते हैं। जब हम कोण की बात करते हैं, यानी एंगल की बात करते हैं, तो एंगल की बात करने के लिए हमारे पास बेटा एक सर्किल हुआ करता था कक्षा 9 में। सर्किल का जो पॉइंट होता है, पॉइंट की ये जो रेडियस होती है, कोई अगर हम चाप ले लें, क्या ले लें बच्चा? इतना चाप ले लेते हैं। तो जो चाप होता है, ये जो चाप आपने ले लिया इतना, ये क्या हो गया बच्चा? चाप। और ये क्या हो गया? त्रिज्या। ये वाली ये क्या हो गया? आपकी रेडियस। तो जो चाप होता है वो सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसे हम लोग थीटा कहते थे। उसे क्या कहते थे बच्चा? थीटा कहते थे। यानी थीटा बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला आता था वो आता था चाप बटे त्रिज्या। क्या आता था बच्चा? चाप बटे त्रिज्या। इतना सभी लोगों को पता होगा। और इसका जो मात्रक निकलता था बच्चा, वो निकलता था रेडियन। क्या आता था? रेडियन आता था। इतनी बात शायद सभी लोगों को पता होगी। जब कोई वृत्त का छोटा सा चाप या जो चाप होता है जो केंद्र पर कोण बनाता है उसे कोण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। ऐसा ही रिलेशन कुछ घनकोण का होता है। ये कहानी कोण की वृत्त के लिए होती है। जब हम घनकोण की बात करते हैं बेटा, तो घनकोण बनता है बेटा, किससे बनता है घनकोण बनता है आपका गोला से। किससे बनता है? गोलीय पृष्ठ से बनता है। जब हम बात करते हैं घनकोण की, घनकोण यानी कि इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं बच्चा? सॉलिड एंगल। ये वाला भी अपने आप में बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाता है, सॉलिड एंगल। घनकोण क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। घनकोण क्या होता है? घनकोण एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने पास अगर कोई गोला है, क्या है बच्चा? गोला। ये वृत्त नहीं है, फिर से आपको बता दें ये है गोला।
गोला है, चूंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड 2D डायग्राम होता है, इसलिए इसको 3D डायग्राम हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो है ये हमने बनाया है, ये सर्किल नहीं है, ये वृत्त नहीं है, मम्मी की चूड़ी जैसा आकार नहीं है इसका आकार है एक गोले जैसा, एक फुटबॉल जैसा, एक गेंद जैसा, एक लड्डू जैसा। तो ये जो गोला है, गोले जैसे एक गोला हम अगर बनाते हैं जनरली एक गोला अगर हमने बनाया, ऐसे मान के चलिए ये गोला बना लिया, तो गोले में बहुत सारा एरिया होता है, बाहर का पूरा होता है कि नहीं होता है। तो गोले का जो छोटा सा क्षेत्रफल होता है या पूरा गोले का जो एरिया होता है वो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम लोग घनकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? घनकोण। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। इसे ग्रीक भाषा ओमेगा, क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक भाषा ओमेगा से क्या करते हैं बच्चा? डिनोट करते हैं इसे। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं क्या कहानी है। अगर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करें तो ये गोले का अंदर क्या रहा होगा? केंद्र। अगर इसमें हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, इसका क्या ले लिया बच्चा? छोटा सा इसका क्षेत्रफल ले लिया, तो क्षेत्रफल द्वारा ये क्षेत्रफल से इसको मिला दिया और इसके क्षेत्रफल से इसको मिला दिया, तो जो एरिया है आपका ds या dA, ds जो आपका एरिया है वो जो कोण बना रहा है यहाँ पे, जिसे हम लोग कहेंगे बच्चा क्या? ओमेगा। अब थोड़ा सा कोण बना रहा है तो इसको डी ओमेगा लिख देंगे थोड़े के लिए, और ये क्या होगी बच्चा? इसकी त्रिज्या हो गई। ये भी क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है घनकोण का, जो घनकोण का फॉर्मूला होता है, घनकोण बराबर होता है बच्चा, घनकोण बराबर होता है ds अपॉन r स्क्वायर। ds अपॉन r स्क्वायर क्या होता है बच्चा? घनकोण d ओमेगा बराबर ds अपॉन r स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल और त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात को हम लोग बोल देते हैं घनकोण। क्या कहते हैं बच्चा? घनकोण। इसका जब मात्रक लिखते हैं घनकोण का, अच्छा ये तो छोटे से क्षेत्रफल द्वारा जितना कोण बना है डी ओमेगा। सर अगर पूरा हम लोग क्षेत्रफल ले लें, ये जो आपका गोला है इसका पूरे का क्षेत्रफल ले लें, तो जो ds होगा पूरा क्षेत्रफल कितना होगा गोले का? पूरा क्षेत्रफल गोले का, पूरा क्षेत्रफल s बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई, त्रिज्या कितनी? r का स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं? अतः हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अतः हम ऐसा भी कह सकते हैं, अतः संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण क्या हो जाएगा बच्चा? ये ओमेगा डी ओमेगा लिखा था तो इसको हम लोग फाइनली ओमेगा लिख दे रहे हैं। ओमेगा बराबर ds की जगह क्या लिखेंगे? संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे त्रिज्या का स्क्वायर है, त्रिज्या के स्क्वायर से त्रिज्या का स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? 4 पाई। क्या आ गया बच्चा? 4 पाई। और इसका मात्रक होता है बच्चा स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा सर कि जो गोला होता है, गोले का जो पूरा क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पूरा क्षेत्रफल होता है वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है बच्चा? 4 पाई कोण बनाता है। 4 पाई कोण बनाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अपने लिए। कोई कभी कभी पूछा जाता है कि गोला जो होता है वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है? पूरा घनकोण। तो आप क्या बताएंगे? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है बच्चा। अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि आपसे कहा जाए कि बच्चा ये बताइए कि एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी? क्या पूछा जाए बच्चा आपसे? आपसे पूछा जाए 1 स्टेरेडियन क्या होता है? 1 स्टेरेडियन क्या होता है? 1 स्टेरेडियन
तो आपने ये बताया है सर हमें कि ओमेगा का जो मात्रक होता है, ओमेगा का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है वो होती है आपकी स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। ओमेगा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। यानी कि जो ओमेगा है इसको आप किस में नाप रहे हैं? स्टेरेडियन में नाप रहे हैं। स्टेरेडियन में आप इसको नाप रहे हैं। तो अगर स्टेरेडियन को 1 करना है तो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों इक्वल कर दें। अगर दोनों वैल्यू हम इक्वल कर दें तो क्या ऐसी कहानी नहीं हो जाएगी? यदि ऐसी हो, इफ़ जो आपने क्षेत्रफल लिया है यानी एस जो बराबर हो जाए त्रिज्या के स्क्वायर के, तो जो ओमेगा का मान है वो एस का मान कितना रख दें? देखो बच्चा, एस या डी एस हम जो भी लेना चाहें, डी एस बराबर आर स्क्वायर ले लें तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन नहीं आ जाएगा क्या? बोलो, 1 स्टेरेडियन नहीं आ जाएगा क्या? इतनी बात क्या आपको क्लियर है? दिख रहा है ना बच्चे सभी को? हाँ दिख रहा है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक स्टेरेडियन की परिभाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि जब गोले का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर लिया जाए, गोले का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तब क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया घन कोण 1 स्टेरेडियन होता है। 1 स्टेरेडियन होता है। इसको आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने लिए। ये काफ़ी इतने जो टॉपिक्स हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, जहाँ से चैप्टर की होती है शुरुआत। जो भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपको बता रहे हैं, जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चा, वो केवल कहानी घन कोण, सॉरी अभी हम लोगों ने जो एरिया वेक्टर पढ़ा था उसके लिए और जो वैद्युत फ्लक्स है उसके लिए पूरी कहानी कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। पूरा चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो एरिया वेक्टर का और वैद्युत फ्लक्स का ही लगेगा। तो इसलिए हमें वैद्युत फ्लक्स और एरिया वेक्टर दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे जो टॉपिक आता है जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम है? वैद्युत फ्लक्स, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तीसरा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरीके से हम डिफाइन करते हैं बेटा वैद्युत बल रेखाओं द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब क्या? जैसे मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई आपके पास पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं। अगर कोई आपके पास पृष्ठ है, इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसे, इसके परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, गुजर रही हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। फिर से सुनेंगे बच्चा, मान के चलिए पृष्ठ ऐसा है बच्चा आपके पास ये, तो इसके लंबवत कैसा होगा? ऐसा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे गुजरेंगी वैद्युत बल रेखाएं। किसी वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ पर गुजरने वाली वैद्युत बल, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उस संख्याओं को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। एक जनरल डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि अपने पास कोई क्षेत्रफल, आपके पास कोई आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का अगर हम पृष्ठीय समाकलन करें, क्या करें बच्चा? वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम पृष्ठीय समाकलन करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आती है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, यानी कि फाई कहते हैं, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन हम लिखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है, क्या बताया? किसी वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के
लंबवत गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई, क्या है बच्चा ये? फाई। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से कैसे करते हैं बच्चा? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे जो इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर हम फाई बराबर ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी, फाई बराबर वेक्टर ई इंटू डी एस। ठीक है, वेक्टर ई इंटू डी एस मतलब क्या है? मतलब मान के चलिए अपने पास कोई एक पृष्ठ है, ऐसा एक कोई पृष्ठ लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, इस पृष्ठ से ऐसी कोई बल रेखाएं गुजर रही हैं, मान लो ऐसी बल रेखाएं आपकी पास हो रही हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं आपकी क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। एक छोटा सा अगर क्षेत्रफल ले ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही ई, और ds की डायरेक्शन ये रही, ऐसे हो जाएगी। ds की डायरेक्शन ये रही और e की डायरेक्शन ये रही, तो इसके परपेंडिकुलर, ये जो पृष्ठ हो गया बेटा, इसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली बल रेखाएं जो होंगी, परपेंडिकुलर गुजरेंगी तो लंबवत हो जाएगा। ds और e का जो वेक्टर होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा? 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ बोलो, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि जब 90 डिग्री होगा तो वो गुजरेंगी समांतर। कैसे गुजरेंगी बच्चा? समांतर। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लगता है बच्चा, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जो वैद्युत फ्लक्स की कहानी होती है वो वेक्टर ई और ds के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई भी जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। सर यहाँ पे ds और e और ds के डॉट प्रोडक्ट को क्या कह देते हैं? फाई कह देते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये हो गई। तीसरी डेफिनेशन ये है अपने पास, अथवा में जो थर्ड डेफिनेशन होती है वो ये कहती है बच्चा कि जो फाई का मान होता है, किसका? फाई का मान इंटीग्रेशन बंद भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। क्या होता है? ई डॉट डी एस। तो जो फाई की वैल्यू होती है वो ई डॉट डी एस होती है। जब फाई इतना हो गया तो इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डी एस। एक ही बात है बेटा, ई और डी एस, इतना भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? वैद्युत फ्लक्स में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। इतना नोट डाउन के लिए हम थोड़ा सा पानी पी लें बेटा। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। पृष्ठीय समाकलन के कैसे होता है बच्चा? बराबर होता है। ये हमें फॉर्मूला आप दोनों याद रखेंगे। एक फार्मूला है ये, एक फार्मूला है। फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट डी एस। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, या जब हम ये लंबवत गुजरेंगी जो बल रेखाएं होंगी, लंबवत गुजरने पे मतलब होता है कि इन दोनों के बीच जो एंगल बना है वो थीटा बना है। अभी जो हम लोग नोट लिख रहे हैं वो बहुत काम के हैं। जो दोनों नोट हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हम लोगों के लिए। इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसके बाद नोट के बारे में बात करते हैं। क्या नोट है अपने पास? अगली बात जो हो रही है वो क्या है ये समझते हैं।
हमने ये पढ़ा कि वैद्युत फ्लक्स बेटा फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। क्या होता है बच्चा? ई डॉट डी एस, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अगर इसको और अच्छे से लिखते हैं तो फाई बराबर क्या, ऐसा नहीं आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। जब कॉस थीटा खोलते हैं हम लोग, ओपन करते हैं, तो इसके साथ क्या आता है, उसकी कोज्जा आती है कि नहीं आती है? आती है सर। जब कहानी ऐसी हो कि ई पृष्ठ के लंबवत हो, ई कैसा हो बच्चा? पहला केस फर्स्ट, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। कैसा हो बच्चा? लंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसे लंबवत हो, तो थीटा का मान 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। समझने का प्रयास करेंगे कैसे, मतलब समझने का प्रयास ऐसे करेंगे, मान के चलिए बेटा ये आपके पास कोई पृष्ठ है, ठीक, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसके लंबवत है कि नहीं है, और जो बल रेखाएं गुजरती हैं वो भी लंबवत गुजरती हैं। जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कैसी गुजरती हैं बच्चा? लंबवत। तो जो ई की डायरेक्शन है वो ऐसी हो गई, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो उसके कैसे परपेंडिकुलर, और बल रेखाएं कैसी गुजरती है? इसके लंबवत गुजरती हैं। तो ई और डी एस के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या सेम नहीं हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश और उनके बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि इस पर जो एरिया वेक्टर खींचेंगे वो कहाँ आएगा? ऊपर। क्षेत्रफल सदिश भी कैसा है? ऊपर। ऐसे गुजरेंगी बल रेखाएं, है ना, परपेंडिकुलर तो वो गुजरती हैं, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बच्चा? सेम हो जाएगी। इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। इसलिए जो फाई का मान आएगा वो आएगा ई डॉट डी एस। क्या आएगा बच्चा? ई डॉट डी एस। ठीक है, केस फर्स्ट। अगर केस सेकंड की बात करें बच्चा, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में अगर वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल ई लिख ले रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो। कैसा हो बच्चा? समांतर। वैद्युत क्षेत्र कैसा हो? पृष्ठ के समांतर हो। तब थीटा का मान 90 लेके चलेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान करनी है, इंपॉर्टेंट दोनों केस हैं। ये वैद्युत पृष्ठ है, इसके ऐसे समांतर मतलब ऐसे होगा तो ऐसे पृष्ठ गुजरेगा, तो ई की वैल्यू इधर को, और थीटा की जो आपके इसके क्षेत्रफल सदिश खींचोगे वो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर गुजरेंगे तो उनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा कि नहीं? चूंकि यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos, यहाँ पे लिखेंगे cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0, तो ई डॉट डी एस हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस 90, और आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 0 होती है कि नहीं? तो फाइनली फ्लक्स क्या निकलेगा? 0। cos 90 बराबर क्या होता है बच्चा? 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली है। जहाँ पर आगे हम डेरिवेशन करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चा दोनों कहानियाँ। जहाँ पे ई और डी एस की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो फ्लक्स निकलेगा ई डी एस। कितना निकलेगा? ई डी एस। अगर ई और डी एस की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो। कैसी हो बेटा? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री अगर वो वहाँ पे बन रहे हैं तो वहाँ पर फ्लक्स कितना निकलेगा? 0। यहाँ पर ई और डी एस की जो आपकी कहानी होती है उनको हम लोग जनरली लिख लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की मात्रक की और विमाकी। किसकी? मात्रक और विमाकी बात कर लेते हैं। चलिए, मात्रक तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसका मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे सर? फाई का मात्रक, फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स, फाई का मात्रक, फाई बराबर क्या पड़ा? ई इंटू डी एस। डी एस मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ई की जो विमा होगी बेटा वो कैसी होगी? फाई बराबर, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। ई बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एफ अपॉन क्यू नॉट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? तो एफ का फॉर्मूला होता है न्यूटन मात्रक, और आवेश का होता है कूलाम। तो क्या इसका मात्रक, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम नहीं हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और एरिया मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो फाई का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर इंटू कूलाम इनवर्स, मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स।
बोलो हाँ या ना। हाँ सर। जब मात्रक आ गया तो निश्चित है क्या आ जाएगी, विमा भी आ जाएगी। जब मात्रक आ गया तो विमा भी आ जाएगी बहुत आसानी से। विमा क्या बन जाएगी, न्यूटन की विमा होती है बेटा MLT-2। बोलो हाँ या ना। और मीटर की विमा मतलब 2 बार लिखना है L को तो L²। और कूलाम की विमा बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं कि कूलाम मतलब AT, और AT पर पावर कैसी लगी है बेटा माइनस, तो A-1 और T-1 भी हो जाएगी। बोलो इतनी बात सभी को क्लियर है। M का M लिखेंगे, L और L क्या बच्चा बन जाएगा, L3, T और T क्या बन जाएगा, T की पावर -3 और A-1। ये आ गया आपका फाई की विमा। किसकी विमा आ गई बच्चा, फाई की विमा, फाई की विमा। ये दोनों बातें आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद हम बहुत आगे चलेंगे, आराम से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से जो भी कहानी है। दूसरा मात्रक कभी कभी अथवा में जो मात्रक होता है बेटा अथवा फाई का मात्रक कभी कभी आपको वोल्ट प्रति मीटर लिखेगा, वोल्ट पर मीटर भी होगा, तो ये भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आगे जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है वो करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मान कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कैसे कहानी है। धनात्मक फ्लक्स की बात करते हैं, किसकी, धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स। धनात्मक फ्लक्स की जब बात करते हैं, जब बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, तब फ्लक्स पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, और ऋणात्मक फ्लक्स कब होगा, ऋणात्मक फ्लक्स जब बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं, जब बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, तब फ्लक्स ऋणात्मक होता है, तब फ्लक्स ऋणात्मक होता है, तब फ्लक्स ऋणात्मक होता है। देखेंगे तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं हम थोड़ा सा आपको क्या कहानी है। जैसे मान के चलिए एक कोई पृष्ठ है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ऐसा थोड़ा सा ले लिया है ना, और यहाँ पर इसका कोई क्षेत्रफल हमने थोड़ा सा ले लिया। तो इस क्षेत्रफल में जब हम इधर से अंदर से प्रवेश करा रहे हैं और इधर से अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चा, तो ये ई की दिशा होगी बच्चा, अंदर प्रवेश करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ पे प्रवेश करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर हो जाएगी। इस पर जब हम खींचेंगे क्षेत्रफल सदिश तो क्या आ गया इधर को, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ds की डायरेक्शन इधर, और इस पर खींचेंगे तो बाहर को ही होगी ds की डायरेक्शन, होगी कि नहीं। तो जब बाहर निकलता है फ्लक्स तो इस कंडीशन में जो थीटा बनेगा वो 0 बनेगा बेटा, और इस कंडीशन में जो थीटा बनेगा वो कैसा होगा, ई की डायरेक्शन इधर और ई की इससे, तो कैसे एक दूसरे के विपरीत, तो 180 बनेगा। तो इस कंडीशन में जब फाई लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई इंटू डी एस कॉस 180, और 180 का मतलब क्या होता है नेगेटिव, तो ई इंटू डी एस वो भी क्या नेगेटिव, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1 होती है कि नहीं होती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, ई इंटू डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू सबको बताया बच्चा कितनी होती है, कॉस 0 बराबर होता है 1, इसलिए फाई की वैल्यू कैसी होगी, ई डी एस यानी कि पॉजिटिव। आगे बात समझ में कि नहीं, इतनी बात हम लोगों ने की है, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, इतना विश्वास है। एक बार इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग जो टॉपिक्स है उसके आगे कल बेहतरीन टॉपिक आपके सामने होगा जिसका नाम होगा गॉस की प्रमेय, जहाँ से टॉपिक्स बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से चैप्टर की असली शुरुआत होती है। लेकिन असली शुरुआत जानने से पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू इससे नहीं चल रहे हैं, तो फिर आप आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, तभी आगे के टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चा, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने
रिश्तेदार और खुद का नाम रोशन कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।